दोस्तों अब आपके पास केवल और केवल अंतिम रात बची है। अब रात भर के बाद कल 16 फरवरी से आपका पेपर है। 16 फरवरी को अगर आपको पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो से 9 नंबर आपका पक्का होने वाला है। कल ये जरूर आएगा। जो महत्वपूर्ण 2 निबंध हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में 100% चांसेस है कि एक कल जरूर से जरूर आएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 9 नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर इस तरह से लिखोगे जैसे आज की इस वीडियो में हमने लिखा है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके पास अब समय नहीं है, ज्यादा इधर उधर मत भटको। ये 2 महत्वपूर्ण निबंध तैयार कर लो। कल ये जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 16 फरवरी को आपका पेपर है। अब कुछ ही घंटे आपके पास बचे हैं, उसी कुछ ही घंटों में आपको अपनी तैयारी करना है। तो 9 नंबर अगर पूरा करना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में जो 2 निबंध हम आपको बताने वाले हैं एक कल जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला निबंध है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। इसमें सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी होगी प्रस्तावना। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 14 में निबंध आता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 14 लिख देना है। जिस निबंध को आप लिख रहे हो उसको बीच में लिख देना, ठीक है। फिर प्रस्तावना हेडिंग डालना है। फिर प्रस्तावना में आपको लिखना है बेरोजगारी किसी देश के लिए अभिशाप है। क्या लिखना है इसमें? जो बेरोजगारी है वह किसी देश के लिए अभिशाप है। इससे निर्धनता, भूखमरी तथा दिमागी अशांति फैलती है। यानी जो बेरोजगारी है अगर किसी देश में आ जाए तो उसमें निर्धनता यानी गरीबी आ जाती है, भूखमरी भी आ जाती है और दिमागी अशांति यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग, ठीक है। और आज भारत में ये समस्या पहाड़ बनी बैठी है, ठीक है। आज हमारे देश भारत में बेरोजगारी की समस्या एक पहाड़ बनकर बैठी हुई है। गांधी जी ने इसे समस्याओं की समस्या कहा था। यानी गांधी जी ने इसे समस्याओं की समस्या इसलिए कहा था कि बेरोजगारी जब आती है तो बहुत समस्या अपने साथ लेकर आती है, ठीक है। उसके बाद आगे कौन सी हेडिंग डालकर आपको लिखना है चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डाल देना है बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ में आपको लिखना है बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता होने पर भी रोजगार ना मिलना। बेरोजगारी का अर्थ क्या है दोस्तों? कि आपके पास योग्यता है लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। भारत में ये 3 प्रकार से जगह बनाए हुए हैं और ये बेरोजगारी की समस्या भारत में 3 प्रकार से होती है। पहला प्रकार इसमें पहले तरह की बेरोजगारी ऐसे होती है कि पहले वो जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है वह खाली बैठे रहते हैं, ठीक है। पहले तो बेरोजगार वो हो गए और दूसरे बेरोजगार वो हैं जिनके पास कुछ मौसम काम रहता है, कुछ मौसम काम नहीं रहता। जैसे कृषि में, जैसे किसानों को ले लो, जब जुताई का समय रहेगा तो उनके पास काम रहेगा, बुआई कटाई इन समय में उनके पास काम रहता है। लेकिन जब जुताई बुआई कटाई के समय के बाद वह रोजगार होता है, लेकिन कृषि का कार्य खत्म होने पर जब एक काम खत्म हो जाता है तो वो लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो इतना हो जाएगा। और उसके बाद तीसरे जो वो लोग हैं जिन्हें योग्यता के अनुसार काम ना मिलता, ठीक है। तीसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास योग्यता होती है लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिलता। तो ये 3 प्रकार के बेरोजगार के प्रकार है भारत में। 3 तरह से इस तरह के बेरोजगार लोग होते हैं भारत में, ठीक है। दोस्तों आमतौर पे ये 3 तरह की बेरोजगारी हमारे देश में देखी जा रही है। उसके बाद देखिए आगे क्या हेडिंग डालना है। दोस्तों आगे हेडिंग डालना है बेरोजगारी का कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर हेडिंग डालना है बेरोजगारी का कारण। इसमें लिखना है हमारा देश बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। हमारे देश में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है वह जनसंख्या वृद्धि है। भारत में जनसंख्या विस्फोट से बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। भारत देश में जनसंख्या विस्फोट से बेरोजगारी को और बढ़ावा मिला है। इसका कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। हमारे देश में आज भी अशिक्षा है जिसके कारण व्यक्ति अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे देश में बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है वह जनसंख्या वृद्धि है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा प्रणाली सही है नहीं है, जिससे हमारे देश में शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती, लोग अशिक्षित ही रह जाते हैं जिसके कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग डालना है बेरोजगारी का समाधान। इसमें आपको लिखना है किसी समस्या का कारण जान लेने पर
जब आप किसी समस्या का कारण जान लोगे तो उसका समाधान अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखना है किसी समस्या का कारण जान लेने पर समाधान खुद पता चल जाता है। बेरोजगारी को तभी रोका जा सकता है जब निम्न चीजों को रोका जाए, जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो बेरोजगारी रुक सकती है। लघु अथवा कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, इससे भी बेरोजगारी रुकेगी। और शिक्षा व्यवसाय प्रधान बनाकर, यानी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे प्रधान यानी और अच्छा तरीके से बनाकर हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको डाल देना है निष्कर्ष। इसमें आपको लिखना है देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सरकार ने इसे रोकने के उपाय तो किए परंतु संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। हमारे देश में इसको रोकने के लिए बहुत से उपाय किए गए लेकिन अभी तक कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। तो इतना आपको लिख देना है निबंध में, जितना हमने बताया उतना अगर आप लिख देते हो तो 9 नंबर आपको कोई भी एग्जामिनर 9 से 8 नंबर नहीं बल्कि पूरे 9 नंबर देगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि अगला कौन सा निबंध आपको तैयार करके जाना है कल। ठीक है, सूत्र संख्या 14 आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लिखना है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। इस तरह से आपको मोटे पेन से बीच बीच में हेडिंग डाल देना है, बीच में हेडिंग डालना है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना आपको लिखना है। प्रस्तावना में आपको लिखना है स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों आपदाओं को रोका जा सकता है। ईश्वर का वास ही स्वच्छ हृदय में ही होता है। ठीक है, स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों और आपदाओं को रोका जा सकता है। यानी अगर हम अपने आसपास पड़ोस को स्वच्छ और साफ रखेंगे तो हमारे पड़ोस में बीमारियां नहीं आएंगी और आपदा भी नहीं आएंगी। जैसे आपदा आ गई थी, क्या आ गया था, कोरोना वायरस। तो हमें अपने आसपास पड़ोस को साफ रखना चाहिए। और ईश्वर का वास भी स्वच्छ हृदय में होता है, तो इसलिए स्वच्छ शरीर भी हमें रखना चाहिए। जब तक हमारा स्वच्छ शरीर नहीं होगा स्वच्छ हृदय ही नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग क्या डालना है आपको, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें आपको लिखना है स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की घोषणा की थी। यानी स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय अभियान है और इस अभियान को 145वीं जयंती, महात्मा गांधी की जब 145वीं जयंती थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की घोषणा की। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। गांधी जी ने आजादी से पहले नारा दिया था कि क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। आजादी की लड़ाई में उनका साथ देकर सब ने क्विट इंडिया के उनके सपने को साकार किया, लेकिन क्लीन इंडिया के नारे को पूरा अब स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छता अभियान से होगा। तो इसलिए क्लीन इंडिया का नारा पूरा करने के लिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हेडिंग डाली है, भारत में स्वच्छता की स्थिति। वर्तमान समय में भारत की संकल्पना गंदगी मुक्त भारत है। यानी हमारी जो संकल्पना ली गई है भारत के द्वारा कि गंदगी मुक्त भारत अब बनाना है, यह संकल्पना बहुत ही उचित है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। यानी पूरी दुनिया में भारत को एक गंदा देश समझा जा रहा है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की और ताकत पर चर्चा हुई है ना, तब इस पर भी चर्चा हुई कि भारत एक गंदा देश है। ठीक है, पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन में, यानी जब कोरोना वायरस आया था ना बाबू, तब चीनवा जो किया था ना, बहुत से मीडिया वालों को भेजा और दिखाया कि गंगा में लाशें बह रही हैं, यहाँ पर वहां पर कूड़े फेंके गए। इन सबको बहुत उछाला गया चीन वाले मीडिया और ब्लॉगों पर। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, ठीक है, भारत एक गंदा देश है। पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के मीडिया और ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशें और कूड़े के ढेर नजर आए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करना बाबू, हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है ताकि चीन जैसे देश कोई उछाल ना पाए, कोई बात ना बना पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का महत्व इसमें आपको क्या लिखना है, यह सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह सही है कि हमारा कैरेक्टर शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, लेकिन बाहर की सफाई यानी शरीर की भी सफाई उतनी ही आवश्यक है। अस्वच्छ परिवेश का, देखिए अस्वच्छ परिवेश
का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है, उसी प्रकार एक स्वच्छ और पवित्र परिवेश में स्वस्थ एवं स्वच्छ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जिस तरह हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा और सही होगा तो हमारे अंदर हृदय, हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर एक स्वच्छ मस्तिष्क का वास होगा, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा। और उसी प्रकार हम एक स्वच्छ और पवित्र परिवेश में स्वस्थ एवं स्वच्छ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। बात समझ रहे हैं बाबू। उसके बाद देखिए क्या है, उपसंहार में आपको क्या लिखना। उपसंहार में आपको लिखना है, स्वच्छता समान रूप से हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता जो है समान रूप से हमें सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में हमें अपने दैनिक यानी रोज के जीवन में सफाई को शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और हम सब स्वस्थ रहे। ठीक है, क्या है क्या जा रहा। अब देखिए, उपसंहार सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है। उपसंहार में आपको ये बताना होता ना कि इसमें क्या क्या चीजें आपने बताई हैं, तो उपसंहार में आपको यही बताना होता है बाबू। ठीक है, देखिए, स्वच्छता समान रूप से हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सफाई को शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर इस तरह से आप निबंध लिखेंगे। अब दोस्तों, ये 2 निबंध जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आप इसे तैयार करके जाते हो तो कल 16 फरवरी को ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। इसमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम कल 16 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी अब करते रहिए। सभी टॉपिक को हमने बता दिया। अब बारी आती है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। सिर्फ और सिर्फ 50 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, जिसे अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में कभी भी 10 में से 10 नंबर पूरे फुल आपको मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो 50 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लेकर आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम लास्ट में इसलिए लेकर आए क्योंकि उसमें देखिए, उसमें कोई भरोसा नहीं रहता कौन सा आएगा, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए उन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना जो हम आपको 50 प्रश्नों में से बताएंगे। ठीक है।